मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज़ की। वो अथॉरिटीज़ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए बनाई जाती है, अपॉइंट की जाती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पावर्स ऑफ कंसोलिएशन ऑफिसर्स, बोर्ड्स, कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। मतलब इस कॉलम में सभी अथॉरिटीज़ की पावर्स को बताया गया है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली पावर है राइट्स ऑफ एंट्री। कहाँ एंट्री करनी है? प्रीमिसेस में। जो भी फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, तो उस एरिया में एंट्री करने का अधिकार है इन सब लोगों का, चाहे वो कंसोलिएशन ऑफिसर हो, बोर्ड हो, कोर्ट हो। यानी कोर्ट का मतलब यहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से है, एंड ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। तो इन जो भी पर्सनस इन अथॉरिटीज़ के तौर पे काम करते हैं, उन सबको फैक्ट्री प्रीमिसेस में एंट्री करने का राइट है। फैक्ट्री बिल्डिंग में वो जा सकते हैं इंक्वायरी के पर्पज़ से। दूसरी बात है राइट्स ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के सारे सिविल कोर्ट मतलब स्थानीय जो न्यायालय हैं, उसके सारे राइट्स जो है इनको प्राप्त हैं। और वो कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, यानी कोर्ट की तरह वो ट्रीट करते हैं। यानी कोर्ट जिस तरीके से पावर्स रखती है उसी तरीके से, या वो वैसी पावर्स का इस्तेमाल। अब उसमें से कौन कौन सी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। कि ये एनफोर्स कर सकते हैं किसी भी पर्सन को अटेंड होने के लिए, यानी कि किसी भी पर्सन को जो फैक्ट्री के डिस्प्यूट से या इंडस्ट्री के डिस्प्यूट से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को बुलाना भी पड़ेगा, उनकी गवाही भी होगी, उनकी इंक्वायरी भी होगी। तो उसके लिए ये अधिकार रखते हैं कि उन पर्सन्स को बुला सकते हैं, यानी कि उनकी अटेंडेंस को इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि डिस्प्यूट से कनेक्टेड हैं, उसकी जांच पड़ताल के लिए भी ये डिमांड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जो गवाह हैं उनकी इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं। द लास्ट वन इज़ इंक्वायरी कर सकते हैं वो सारे मैटर्स जो इस इशू यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हम आ रहे हैं चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हालांकि ऊपर आ गया है, लेकिन वो सिविल कोर्ट्स को जो डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के राइट्स होते हैं वो तो हैं ही है। साथ में आप जैसे ही आपने इसमें भी ये क्लियर कर दिया एज ए सिविल कोर्ट, तो इस पॉइंट को आप अगर आप अलग से ना भी लिखना चाहो तो आपका काम चल सकता है। लेकिन ये वाला पॉइंट सिर्फ कंसोलिएशन ऑफिसर को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। तो कंसोलिएशन ऑफिसर जो है वो कॉल कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, यानी कि चेक कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो उसको लगता है कि डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, और उसके पास वही सारी पावर जो अभी अभी हमने डिस्कस किया सिविल कोर्ट की वो रहेंगी। ओके, वैसे तो देखो डॉक्यूमेंट्स कंसोलिएशन ऑफिसर भी कर सकता है, और भी बहुत लोग हैं जो अथॉरिटीज़ हैं जैसे ट्रिब्यूनल्स हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको चेक करना है, इंक्वायरी करनी है, तो डॉक्यूमेंट्स को तो देखना ही पड़ेगा ना। तो ये राइट तो वैसे सभी के पास ही है। अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर। असेसर कौन है? जो एडवाइस करता है ट्रिब्यूनल्स को। तो आपको एक वीडियो में बताया गया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर दे देती है किसको? लेबर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को और नेशनल ट्रिब्यूनल को। ये देख लेना कि जहाँ जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है ये बात उन पर लागू होती है। तो असेसर अपॉइंट करने का अधिकार सिर्फ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल को है। एक भी कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मली वो दो लोगों को एडवाइज़र के तौर पर अपॉइंट करते हैं, उन्हें असेसर कहा जाता है, और इसका अधिकार उन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कंसोलिएशन ऑफिसर हो या कंसोलिएशन बोर्ड का चेयरमैन हो या फिर ट्रिब्यूनल्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हों, ये सब जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट की तरह माने जाते हैं। मतलब एक तरीके से जनता के सेवक जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। एसरटेनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर किसका एक्सपेंडिचर? अब आप इंक्वायरी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ये जो भी काम करते हैं, जो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका अपना भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस रहता है इंक्वायरी के दौरान। तो वो एक्सपेंसेस रिकवर करने का राइट है। तो ऑब्वियसली वो अपनी जेब से खर्च तो नहीं करेंगे ना, तो अगर वो खर्च करते भी हैं तो बाद में उनको रिइंबर्समेंट हो जाती है वो सारे खर्चों की जो डिस्प्यूट की चेकिंग इंक्वायरी के दौरान उनको करने पड़ते हैं। ठीक है, रिकग्निशन एज सिविल कोर्ट। फिर से सिविल कोर्ट का आ गया। तो
जो लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इनको सिविल कोर्ट ही माना गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973 के अंतर्गत। पर्टिकुलर सेक्शन दे रखे हैं 45, 46, 48, 345, 346, 348 के प्रोविज़न के लिए इन तीनों को सिविल कोर्ट ही माना गया है। नेक्स्ट इज़ डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ वर्कर्स। तो मान लीजिए अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ और एम्प्लॉयर ने गुस्से में आकर या सबक सिखाने के लिए वर्कर को परेशान करने के लिए, या कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कुछ उसने जानबूझकर किया है। डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट में तो देखो कभी ना कभी एक पक्ष का पलड़ा भारी हो सकता है और ज़्यादातर एम्प्लॉयर का ही भारी होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है। तो उस केस में वो कई बार वर्कर को डिसमिस कर देता है, उसकी नौकरी से हटा देता है। तो उस केस में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि वर्कर्स को हटाया जाना गलत था, वो नहीं करना चाहिए था, तो उनके पास एक राइट टू कैंसिल द ऑर्डर। तो उसके ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और उस वर्कर को फिर से री एम्प्लॉय कर सकते हैं। पहले तो कैंसिल करेंगे ऑर्डर को, एंड राइट्स ऑफ री एम्प्लॉयमेंट, जिनको हमने मतलब जिनको एक तरीके से हटा दिया गया था उनको वापस लगाने का ऑर्डर इशू किया जा सकता है। और तीसरा एक और बात भी है, राइट्स ऑफ अदर पनिशमेंट। हाँ, वर्कर ने अगर कुछ गड़बड़ की भी है मान लीजिए, लेकिन वो इतनी सीरियस इशू नहीं है कि उसको नौकरी से ही निकाल दिया जाए, तो कम से कम नौकरी से निकालने की बजाय, उसको डिसमिस करने की बजाय उसको और कोई पनिशमेंट दी जा सकती है। उसका अधिकार भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को है, ठीक है। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारा वर्कर की डिसमिसल को लेकर। और उसके अलावा एक पॉइंट और भी ये कह रहा है कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें कोई नए विटनेस को ऐड नहीं करेंगे, वही विटनेस ऐड करेंगे जो पहले से ही रिकॉर्ड किए गए। हाँ जी भाई, ये केस जब शुरू होगा तो ये विटनेस आगे आएंगे, तो अभी अचानक कोई नया विटनेस आ जाता है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये तो हो गई पावर्स ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज़, चाहे वो कंसलेशन ऑफिसर हो, बोर्ड हो, इंक्वायरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो और या फिर ट्रिब्यूनल्स हो, ठीक है। अब उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ बताई हैं। पावर्स तो उनकी सबको मर्ज करके बता दी, बट ड्यूटीज़ अलग अलग बता दी है। जैसे सबसे पहले कंसलेशन ऑफिसर की ड्यूटी बता दी है। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं चेक कर लेते हैं। ड्यूटी पहली ये है कि अगर डिस्प्यूट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड है, जैसे बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड हैं, जो आम आदमी की यूटिलिटी की सर्विस है उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, तो कंसलेशन ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रयास करे फटाफट इसको सेटल डाउन करने का। कारण ये है क्योंकि इससे जो है आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर डिस्प्यूट की जहाँ तक बात करते हैं तो कंसलेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर्स को, और उसका कोशिश यह रहनी चाहिए कि एक फेयर और एमिकेबल मतलब फ्रेंडली सेटलमेंट है, यानी कि ऐसा डिसीज़न लाना चाहिए ज़्यादातर जो दोनों को सूट करता हो, अनबाइस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक तरफा डिसीज़न ले, वो सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ आफ्टर इंक्वायरी एंड सेटलमेंट ऑफ, हाँ, जब आपकी इंक्वायरी हो जाएगी और आप एक डिसीज़न पे पहुंच गए तो आप अपनी रिपोर्ट जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हुआ, मान लीजिए आपने कोशिश की बट नहीं बात बन पा रही है, कई बार नहीं होता, डिसीज़न नहीं ले पाते, या डिसीज़न लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों पार्टीज़ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ इस तरीके का सीन है कि मतलब आप डिसीज़न पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये भी बात है। तो अगर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है तो आप ये भी बताएंगे कि रीज़न क्या थे और आपने क्या क्या कोशिशें की, आपके एफ़र्ट्स क्या थे और वो कौन सी सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से आप किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाए। तो ये सारी रिपोर्ट भी आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी होगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये देखेगी, ये मैं पॉइंट नंबर 5 पे हूँ। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये देखेगी कि अगर ये केस कहीं अब रेफ़र करना चाहिए, राइट, आगे लेबर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, तो वो ऐसा डिसीज़न ले सकती है, वो रेफ़र कर सकती है। एंड द लास्ट वन इज़, ये मैंने बता ही दिया कि अपनी रिपोर्ट आपने 14 दिन के 14 डेज़ है ना, विद इन 14 डेज़ आप कर सकते हैं। हाँ, 14 डेज़ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कई बार पार्टीज़ जो डिस्प्यूट के पक्षकार हैं, जिनके बीच में डिस्प्यूट हैं, अगर वो कहें एग्रीमेंट करके या आपको एक एप्लीकेशन दें कि इस 14 दिन की अवधि को बढ़ा दिया जाए और अभी फाइनल सबमिशन ना किया जाएगा रिपोर्ट का, तो आप इस पीरियड को एक्सटेंड कर, मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन दोनों पार्टीज़ का राइटिंग में उस बात को बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, कंसलेशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ थी।
अब मैं बात करूँगी ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड की। बोर्ड की ड्यूटीज़ क्या हैं? देखो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, पहले कंसलेशन ऑफिसर आया, बोर्ड आया, फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आएगी, फिर ट्रिब्यूनल्स आएंगे। बोर्ड की बात करते हैं हम, तो बोर्ड भी वही बात कि कोई भी डिस्प्यूट आया है, आपको बिना डिले उसकी इंक्वायरी शुरू कर देनी है। और उसके बाद जब डिस्प्यूट पे कोई सेटल डाउन हो गया, डिस्प्यूट पे डिसीज़न आ गया, तो उस डिस्प्यूट का जो डिसीज़न है उसको आप साइन करके उसके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 2 महीने के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट देंगे, 2 मंथ्स, ठीक है। और साइंड बाय पार्टीज़ के साइन भी होने चाहिए। अगर कोई सेटलमेंट नहीं आ पाया, ऑब्वियसली आप बताएंगे क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आप वो सेटल डाउन नहीं कर पाए, डिसीज़न नहीं ले पाए। नेक्स्ट, वो सर्कमस्टांसिस मान लीजिए, अच्छा हाँ ये पॉइंट आया है, कई बार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ना चाहते, मतलब चाहते हुए भी कई बार नहीं कर पाती रेफरेंस इसका किसी ट्रिब्यूनल को या बोर्ड को। कहने का मतलब ये है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको रेफ़र नहीं कर रही है तो वो रीज़न बताएगी कि वाई इट इज़ डन प्लान टू रेफर द डिस्प्यूट टू ए लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। मतलब बोर्ड को जो दिया है तो बोर्ड की बजाय उनको क्यों नहीं दिया, उसके कोई रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न स्पेशली अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उन सर्कमस्टांसिस, उन रीज़न को क्लियर करेगी कि क्यों ऐसा उन्होंने नहीं किया, बोर्ड को ही क्यों दिया। And the last one is submission of report within 2 months of the decision of the dispute given by board to appropriate authority, ठीक है। ये थे हमारे ड्यूटीज़ ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। अब बात आती हैं ड्यूटीज़ ऑफ कोर्ट। यहाँ कोर्ट का मतलब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से है, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर सबमिट करती है। बाकी सारी पॉइंट्स सब आप जेन्युइन, मतलब एक तरह से कॉमन ही है कि आप फेयर जजमेंट करेंगे, आप एमिकेबल करेंगे, आप विदाउट एनी डिले करेंगे, आप अपनी रिपोर्ट टाइम से देंगे, फिर सर वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने इसलिए शॉर्ट कर दिया है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन ही है, और जब 3-4 चीज़ें आप पहले पढ़ लेते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। सेम केस ड्यूटीज़ ऑफ लेबर कोर्ट का भी है, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। अब इनकी ड्यूटीज़ को इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कवर कर दिया है कि ये तीनों कोशिश करेंगे कि जब भी इनके पास कोई केस आए तो इसका विदाउट एनी डिले फटाफट सेटलमेंट के लिए तैयारी करें, इन्वेस्टिगेट करें और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सबमिट कराएँ एज सून एज इट हैज़ कम्प्लीटेड इट्स प्रोसीडिंग्स।